नमस्कार भाइयों। आज हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपी पीसीएस की क्लास में पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा था, जिसमें हमारा नया टॉपिक है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से? ये तो कतई नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता थे, आर्टिकल 19 क्लॉज इस क्लॉज ए सब क्लॉज एक सब क्लॉज ए में है 19(1) और ए में ये जो है क्या है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को बताया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो है ये सही बात है। ठीक है, यहाँ बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से तो इससे कोई मतलब नहीं है। सरकारीय आयोग बेसिकली आया था, ये जो हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि जो राज्यपाल के क्षेत्राधिकार हैं उसको लेकर के आया था, और सब चीज़ें आई थी इसमें, तो आगे हम देखेंगे इसको। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग गठन किया था, जिसमें जिसे हम सरकारीय आयोग कहते हैं। इसके अन्य सदस्य बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, तो ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के था। इसमें बेसिकली था ये कि राज्यपाल का जो किसी राज्य पर क्षेत्राधिकार होता है कितना होना चाहिए, मुख्यमंत्री का कितना होना चाहिए, इसमें जो है ये लाइन खींचने की बात कही गई थी। क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यपाल जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के अनुशंसा करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल को की नियुक्ति, राज्यपाल का क्षेत्राधिकार, राज्यपाल की कार्यशक्ति किसी राज्य पर कितना हो, इसीलिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। 98 नंबर देखते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री? तो राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं शामिल होंगे, क्योंकि संघ की बात कही गई है। देख लेते हैं क्या है। आंसर डी सही है। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बेसिकली संसद के जो होते हैं वो 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद को 79 में, आर्टिकल 79 में किया गया है। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा, ठीक है, ये होता है निम्न सदन होता है, इसको 81 में बताया गया है, आर्टिकल 81 में। दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है, इसको आर्टिकल 80 में बताया गया है। और तीसरा होते हैं प्रेसिडेंट, ये 52 में बताया गया है। ठीक है, तो ये है आपका सिनेरियो। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस तो भैया राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब पुलिस होगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस भी राज्य सूची का विषय होगा, क्योंकि पुलिस ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करती है। जेल भी भैया राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता ये होती है आपकी CRPC, तो ये आप तो BANSS कर दिया गया है, तो ये राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 246 दिया गया है। ठीक है, इसमें संघ, राज्य और के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिनमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 246। ठीक है, एक मैंने आर्टिकल आपको कल बताया था, आर्टिकल 249। ये क्या करता है? ये कहता है कि विशेष परिस्थितियों में यदि राज्यसभा को लगता है कि किसी भी राज्य के लिए पर्टिकुलर क्षेत्र में, या किसी भी राज्य कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है और वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पास करके उसको कानून केंद्र के लिए संसद को बनवा सकती है। ठीक है, मतलब अपने यहाँ 2/3 बहुमत से वो पार करेगी और संसद जो इस पर कानून बना देगा, चाहे वो राज्य सूची का विषय ही क्यों ना हो।
यदि उसको लगता है कि यह मामला राष्ट्रीय हित से संबंधित है। ठीक है, बेसिकली जो 3 कंडीशंस में राज्य के राज्य सूची के विषय पर केंद्र जो है संसद, केंद्र नहीं संसद जो है कानून बना सकती है। एक होता है जब आपातकाल के कंडीशन में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के कंडीशन में जो होता है 352 में, इस कंडीशन में भी जो है वो कानून बना सकती है। उसके बाद होता है यदि 2 राज्य चाहें तो वो अपने विधानमंडल से एक प्रस्ताव अनुमोदित कर केंद्र के पास भेजते हैं कि ये कानून है, ये हमारे कानून को आप जो है बना दीजिए, तो केंद्र उस स्थिति में जो है वो क्या करेगी, मतलब संसद उस स्थिति में क्या करेगी, केंद्र को मैं बार बार बोल रहा हूँ, केंद्र का मतलब आप संसद ना समझिएगा लेकिन संसद ही समझिए, क्योंकि केंद्र सरकार संसद का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि केंद्र ही संसद है। ठीक है, तो मेरे मुंह से केंद्र केंद्र निकल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर सही करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ संसद समझिएगा। तो संसद उस क्षेत्र में कानून बनाएगी, लेकिन एक चीज है कि जिन राज्यों ने उसका अनुमोदन किया है या प्रस्ताव किया है, उन्हीं राज्यों को वह कानून जो है लागू होगा। यदि और राज्य उसको लागू करवाना चाहते हैं तो उस पर कानून बना सकते हैं। तो 3 कंडीशंस में जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है। एक आपातकाल के कंडीशन में, ठीक है 352, एक 249, ठीक है, और ये शायद 250 या आर्टिकल 250 के तहत ये है, हम तो शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में 3 प्रकार के टाइम पीरियड में जो है वो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। भारत के संविधान में जिन स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किससे शामिल है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है, तो ये राज्य सूची का विषय है। जेल राज्य सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता भी राज्य सूची का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का भी विषय शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में हुआ है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची 97 थी, राज्य सूची 66 थी, समवर्ती सूची 47 थी। वर्तमान में संघ सूची 100 है। संघ मतलब संघ 100, राज्य सूची जो है 61 है और समवर्ती सूची जो है वो 52 है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो यहां होगा 1956 में जेवीपी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, बी से होता है वल्लभ भाई पटेल और पी से होता है पट्टाभी सीतारामैया। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, और इसने यह रिकमेंडेशन दिया था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना गलत है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में और अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पडिक्कर में राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन को 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों और 3 राज्य क्षेत्रों को गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 राज्य का गठन किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई आ गया था। यहां पर देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 1972 को। त्रिपुरा वर्ष 1972 को पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 को केंद्र शासित प्रदेश बना था और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है, ये सपोज दैट ऐसे भारत है, त्रिपुरा, ये देखिए इधर मिजोरम, फिर ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये त्रिपुरा वाला रीजन है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात से भिन्न है कि भारत में एक लिखित संविधान है। तो ये तो कोई बात नहीं, अमेरिका में भी लिखित संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर भी वहां पर भी है। एकहरी नागरिकता है, यही सी ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान है। तो एकहरी नागरिकता जो है यहाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहां राज्यों की भी एक अपनी नागरिकता होती है। ठीक है, तो सी जो मुझे लग रहा है सही है, देखते हैं क्या है। ठीक है,
आंसर होगा सी, सही बात है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है। केंद्र और राज्य की नागरिकता का प्रावधान। ठीक, 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो केसी वेयर को। केसी वेयर ने को संघात्मक शासन का व्यवस्था विशेषज्ञ माना जाता है। केसी वेयर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा शासन और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। संघीय ढांचे का मतलब ही ऐसा होता है कि भाई संघ तो अपने क्षेत्र में काम करेगा ही करेगा, लेकिन राज्यों को भी वो स्वायत्तता प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि उसकी स्वायत्तता का वो हनन करेगा। जैसे बदलते परिवेश में आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो मामला था, वहां पर क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने जो है वहां पे ऐसी गतिविधियां की थी कि वो दिक्कत हो रहा था। बाद में ममता बनर्जी जी ने कहा कि देखिए हम संघ हैं और हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। तो दोनों ने अपने हिसाब से अपना समझा, अपना अपना मामला। तो मैं इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं, मतलब जहां राज्यों को स्वायत्तता संघ दे। 105 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, देश स्वतंत्र है, ये तो पहली ही बात है, तो ये तो ऑलरेडी है। देश एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश की अंतिम सत्ता संसद में निहित होती है, तो ये सही। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है कि राज्य के अध्यक्ष जो होगा निर्वाचित होगा। और उद्देश्य का स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं, किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 में ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु देखिए पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना रहा। 1949 के संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार। हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ये कहने में बड़ी आसानी होती है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, बाकी आम गरीब व्यक्ति जो निचले तबके से आ रहा है उसको सब चीजें पता हुआ है, सब चीज वो जान रहा है कि कितना रूल ऑफ लॉ इंडिया में है। ठीक है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, या केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। तो यहाँ डी सर एंटर। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध संघात्मक सरकार का आधार होता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न है। 2 स्तर की सरकारें हैं, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित व कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, 107 नंबर देखते हैं। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान का को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यहाँ होंगे BR अम्बेडकर, इन्होंने सही बोला है। ऐसे ही इनको भारतीय संविधान का निर्माता नहीं कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुए हैं। इसके होते हुए भी स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में ही एकात्मकता के प्रबल तत्व उपस्थित है। मतलब ये केंद्र की तरफ वो ध्रुवीकृत है हर चीजें, और दिखाई भी दे रहा है। एक 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा को, राज्यसभा को, संसद के दोनों सदनों को।
भारतीय संघीय क्षेत्र को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन होता है, इसके लोकप्रिय भी सदन कहते हैं इसे, और क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अनधिक सदस्य और संघ तथा राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, और इस प्रकार लोकसभा की सदस्यों की संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 81(1) में के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा जो है नाम निर्दिष्ट होंगे। शेष 238 सदस्य राज्य और संघ से क्षेत्र से निर्वाचित और प्रतिनिधि होंगे, जिसमें संघ शासित क्षेत्र प्रदेश दिल्ली से 3 सदस्य तथा पांडिचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। दिल्ली से 3 चुने जाते हैं, पांडिचेरी से 1 चुने जाते हैं, मनोनीत 12 होते हैं और 238 वैसे हैं। ठीक है, तो टोटल 238 हैं। अब इसमें इंक्लूड है दिल्ली और वो वाला, इसमें जो है दिल्ली और पुडुचेरी वाला इंक्लूड है, और प्लस 12 जो है कौन है, मनोनीत है, तो 250 हो गया। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्र सरकार की प्रांतीय सरकार के बीच में बांटी जाती है। संघीय शासन की प्रमुख विशेषताओं उच्चतम न्यायालय का होना है। ठीक है, यह न्यायालय उन विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैधानिक घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान के विरुद्ध बनाए गए हैं, और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी आप कानून बनाते हैं, संसद के द्वारा बनाया जाता है, और संसद उस कानून को सही ढंग से नहीं बना रही है, तो उसको न्यायालय निरस्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय संतुलन चक्र का कार्य किया। अगर व्यवस्थापिका उस कानून का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है, तो जो न्यायालय होगी वो न्यायिक सक्रियता के आधार पर उस कानून को पालन करने के लिए प्रेरित करेगी, अन्यथा उस कानून के लिए कोई आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी या सरकार को निर्देशित करेगी, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, 110वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, यही सही है। कार्यपालिका अगर एकल हो तो वही जो है अध्यात्मक शासन प्रणाली है, जैसे अमेरिका की है। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, ये कोई बात नहीं हुई। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होगा, ये भी कोई बात नहीं है। संविधान की कठोरता, इससे कोई मतलब ही नहीं है कठोरता से, तो एकल कार्यपालिका होगी। एकल कार्यपालिका अध्यात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस प्रणाली के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु वह राष्ट्र का शासन नहीं करता है। वह राज्य का अधिपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ सरकार जो भी है शासन करती है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये तो ठीक बात है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये कहाँ से बात है? ऊपर वर्णित सभी सही हैं। देखते हैं कौन सही है। तो यहाँ होगा डी। मेरा क्वेश्चन गलत था, चूंकि मैं भी इसको पहली बार हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अध्यात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत देश के कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, लेकिन वह व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सही है।
तो बस आज के लिए इतना ही, चूँकि मैं आज काफ़ी थक गया हूँ, आपको लग भी रहा होगा कि मैं बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो हम फिर इस क्लास को कर लेंगे। नमस्कार।